जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ उत्तर प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम के लिए एक और मॉक टेस्ट सेट नंबर 3। जैसे मैंने कहा था 25 दिन 25 मॉक टेस्ट मैं आपको अपलोड करूँगा आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्या कहा गया है। पहला प्रश्न है, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है। दोस्तों, हमको बताना है कि भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है। आपके ऑप्शन है 5 देश, 6, 7 या 8। सही जवाब क्या होगा। स्थलीय सीमा जो साझा होती है भारत की वो 7 देशों से होती है। और मैं आपको बता दूं, भारत की जो स्थलीय सीमा की लंबाई है वो राउंड ऑफ फिगर में कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर है। 15,200 किलोमीटर लमसम है ये। तो ये आप याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि भारत की सीमा से जो जलीय सीमा लगती है वो कौन से 2 देशों की लगती है, तो आप याद रखना, एक श्रीलंका और एक मालदीव। श्रीलंका और मालदीव ऐसे 2 देश हैं जिनकी जलीय सीमा भारत से लगती है, श्रीलंका और मालदीव। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्या कहा गया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। बहुत बार रिपीट होता है एग्जाम में क्वेश्चन। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज पुस्तक किसने लिखी। सही आंसर क्या होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू वही व्यक्ति हैं जो भारत में पहले प्रधानमंत्री बने थे। तो ये भी आप याद रखना, फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। इनकी किताब है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अंबेडकर की बात करूँ तो इनकी एक किताब बहुत आती है एग्जाम में, वेटिंग फॉर वीज़ा। वेटिंग फॉर वीज़ा ये किसकी आत्मकथा है, तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की आत्मकथा का नाम है वेटिंग फॉर वीज़ा। सरदार पटेल ये स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री बने थे। तो ये भी आप याद रखिएगा। सही आंसर क्या होगा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। अगला प्रश्न क्या कहा गया है। भारत में आतंकवाद से निपटने के लिए प्रमुख जांच एजेंसी कौन सी है। दोस्तों, हमको बताना है कि भारत में आतंकवाद से निपटने के लिए सबसे प्रमुख जांच एजेंसी कौन सी है। आपके ऑप्शन है सीबीआई, एनआईए, रॉ या आईबी। सही जवाब क्या होगा, एनआईए। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एनआईए। और ये भारत के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। तो ये भी आप याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। ये क्वेश्चन भी बना सकता है आपके एग्जाम में कि एनआईए किस मंत्रालय के अधीन काम करती है, तो गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। ठीक है दोस्तों, तो भारत में आतंकवाद से निपटने के लिए प्रमुख जांच एजेंसी एनआईए है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्या कहा गया। सूचना प्रौद्योगिकी अर्थात आईटी अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू किया गया। दोस्तों, भारत में साइबर अपराधों के रोकथाम के लिए जो कानून बना है वो है आपका आईटी एक्ट सन 2000। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000 में ये लागू हुआ था। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न क्या कहा गया। भारत में पहली बार विमुद्रीकरण कब हुआ था। दोस्तों, इसके जो ऑप्शन है वो थोड़े से गलत हो गए हैं। मैं इसका आंसर भी बता देता हूँ। भारत में सबसे पहली बार जो विमुद्रीकरण हुआ था वो हुआ था 1946 में। तो ये आप याद रखिएगा। भारत में पहली बार जो नोटबंदी की गई थी वो ब्रिटिश भारत में की गई थी अंग्रेज़ों के द्वारा 1946 में। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में जो पहली नोटबंदी हुई थी वो हुई थी 1978 में। और तीसरी नोटबंदी जो हुई वो हुई थी 8 नवंबर 2016। तो ये आप याद रखिएगा, भारत में पहली नोटबंदी 1946 में हुई थी। क्लियर, याद रखिएगा। 1978 में जो हुई थी उस टाइम हमारे पीएम कौन थे, तो मोरारजी देसाई थे, जनता पार्टी की सरकार थी। तो ये भी आप याद रखिएगा, मोरारजी देसाई, जनता पार्टी की सरकार। क्लियर, याद रखिएगा। मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा दोस्तों, भारत में जो विमुद्रीकरण होता है इसका आधार क्या है, तो आप याद रखिएगा आरबीआई अधिनियम 1934। आरबीआई अधिनियम 1934 की सेक्शन 26(2) के अंतर्गत नोटबंदी की जाती है। जी 26(2) है। ठीक है, तो आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 26(2) में नोटबंदी अर्थात विमुद्रीकरण की बात कही गई है। तो ये भी आप याद रखना, सेक्शन 26(2) क्या कहती है, तो ये विमुद्रीकरण संबंधित है। हमसे पूछा गया था पहली बार नोटबंदी कब हुई थी, 1946 आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न क्या कहा गया। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, हर साल पृथ्वी दिवस होता है। आपके ऑप्शन है 8 मार्च, 22 अप्रैल, 5 जून या 16 सितंबर। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ये आप याद रखिएगा। मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर क्वेश्चन कभी आए कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो ये स्टॉकहोम में पहली बार मनाया गया था। स्टॉकहोम, पृथ्वी दिवस मनाने की शुरुआत स्टॉकहोम से हुई थी। क्लियर, याद रखना। पृथ्वी वही ग्रह है जिसको ब्लू प्लेनेट भी कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है पृथ्वी को। ये भी आप याद रखना, ब्लू प्लेनेट। अगला प्रश्न क्या कहा गया। पुलिस व्यवस्था में एसएचओ का पूरा नाम क्या होता है। दोस्तों, एसएचओ इसको हम थाना प्रभारी भी बोलते हैं और इसको बोलते हैं स्टेशन हाउस ऑफिसर। स्टेशन हाउस ऑफिसर, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, एसएचओ, स्टेशन हाउस ऑफिसर।
अगला प्रश्न क्या कहा गया, भारतीय मानक समय अर्थात इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच टाइम जीएमटी जिसको कहा जाता है में कितना अंतर है। तो दोस्तों भारतीय मानक समय जिसको 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर लिया जाता है वो ग्रीनविच से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है 5 घंटे 30 मिनट। क्लियर, याद रखना। और जीएमटी कहाँ से निकलती है, तो जीएमटी निकलती है लंदन से। तो ये भी आप याद रखना, जीएमटी कहाँ से निकलती है, तो लंदन से निकलती है। तो भारत का जो मानक समय है वो ग्रीनविच माध्य से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। क्लियर, याद रखिएगा। और ये कौन से देशांतर पे है, तो आप याद रखना 82.5 ईस्ट। ठीक है, ये आप जरूर याद रखना, ईस्ट में है ये। अगला प्रश्न क्या कहता है, सामान्य विज्ञान में मायोपिया किस अंग से संबंधित बीमारी है। दोस्तों मायोपिया की मैं बात बताऊँ, मायोपिया बोलते हैं निकट दृष्टि दोष को, निकट दृष्टि दोष। तो ये मायोपिया किस में हो गया, फिर आँख में हो गया। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है आँख। मायोपिया आँख से संबंधित बीमारी है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, एक टेस्ट होता है इशिहारा टेस्ट, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। इशिहारा टेस्ट ये किससे संबंधित है, तो कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए, तो अगर आपकी आंखों में कलर विजन है, कलर विजन, तो कलर विजन की जांच करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, इशिहारा टेस्ट किया जाता है। ठीक है, ये जरूर याद रखना, कलर विजन के लिए इशिहारा टेस्ट होता है। तो मायोपिया कौन से ऑर्गन से संबंधित है, आपका आंसर होगा आँख से संबंधित है। आइज़ को ये हमारे प्रभावित करता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहा गया, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है। दोस्तों भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है वो है आपकी बांग्लादेश के साथ में। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। कितनी है, तो 4096.6 किलोमीटर। तो ये आप याद रखना, ये बांग्लादेश के साथ में। नेपाल के साथ में कितनी है, तो वह आपकी 1751 किलोमीटर नेपाल के साथ सीमा साझा होती है। पाकिस्तान के साथ 3323, ये भी आप याद रखना। ठीक है, 3323 किलोमीटर। और चीन के साथ 3488, ये आप याद रखेंगे। तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ साझा होती है। दोस्तों क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश की है, कमेंट में लिख के बताइएगा। कमेंट में लिख के बताइए कि दुनिया में सबसे लंबी स्थलीय सीमा किन 2 देशों की है। अगला प्रश्न बात करते हैं, क्या कहा गया, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, सत्य के प्रयोग किसकी आत्मकथा है। ये बहुत फेमस किताब है और ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। महात्मा गांधी की एक किताब और आती है हिंद स्वराज, ये भी आपके एग्जाम में कई बार रिपीट होती है। हिंद स्वराज किसकी पुस्तक है, तो महात्मा गांधी की। एक और आप याद रखिएगा महात्मा गांधी की, वो है की टू सक्सेस, की टू हेल्थ, सॉरी, की टू हेल्थ। तो ये किताब भी कई बार एग्जाम में आ चुकी है। और एक पाथवे टू गॉड, पाथवे टू गॉड, तो ये भी महात्मा गांधी की किताब है, ये आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया आपका तिलक की एक किताब है गीता रहस्य, गीता रहस्य। और दूसरी किताब है द ओरियन। तो ये दोनों किताब आप याद रखना, गीता रहस्य, ओरियन तिलक की किताब है। भगत सिंह की आत्मकथा आप जानते हैं, वाई आई एम एन एथिस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूँ। तो ये जरूर याद रखना, ये भी कई बार एग्जाम में आती है, भगत सिंह की आत्मकथा है। हमसे पूछा गया था माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, आंसर होगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी की किताब है। अगला प्रश्न, साइबर क्राइम की शिकायत करने के लिए भारत सरकार द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर क्या है। दोस्तों अगर आप साइबर क्राइम के शिकार हो जाते हैं तो आप टोल फ्री नंबर 1930 पे कॉल कर सकते हैं। और ये भारत में कौन सा मंत्रालय चलाता है, तो जवाब होगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। ठीक है, गृह मंत्रालय चलाता है। अगला प्रश्न, 8 नवंबर 2016 को किन दो नोटों का विमुद्रीकरण किया गया था। दोस्तों 8 नवंबर 2016 को जो नोटबंदी हुई थी उसमें 500 और जो 1000 के नोट थे वो बंद कर दिए गए थे, उनको लीगल टेंडर घोषित कर दिया गया था। ठीक है, ये आप याद रखना, 8 नवंबर 2016। और इस दौरान भारत में जो वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, वो कौन थे, तो नोटबंदी जब हुई थी तो भारत के वित्त मंत्री थे अरुण जेटली। तो ये भी आप याद रखना। और आरबीआई के गवर्नर कौन थे, तो आरबीआई के गवर्नर थे उर्जित पटेल। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है कि नोटबंदी के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन है, तो उर्जित पटेल थे। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन है। विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को होता है। मैं आपको बता दूं, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इनका मुख्यालय कहाँ पर है, यूएनईपी इसको कहा जाता है। तो केनिया की राजधानी नैरोबी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय है। ठीक है, पर्यावरण कार्यक्रम, तो यह आपका नैरोबी में इसका मुख्यालय है। और हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न क्या कहा गया,
जिले का सर्वोच्च पुलिस अधिकारी कौन होता है? दोस्तों किसी जिले में सर्वोच्च पुलिस अधिकारी की हम बात करें तो होता है कप्तान, जिसको एसएसपी या एसपी कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, एसएसपी। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? दोस्तों भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, और ये संपूर्ण विश्व का 2.4% है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, 2.4%। अगला प्रश्न, क्या कहा गया? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो आप सभी जानते हैं मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, जांघ में होती है फीमर हड्डी। ठीक है, याद रखिएगा। सबसे छोटी अगर पूछे तो स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी वो कौन सी है? स्मॉलेस्ट बोन है आपकी स्टेपीज, और ये कान में होती है, ईयर में होती है हमारी। ठीक है, याद रखिएगा। और आपसे मैं अगर आपसे पूछूं कि एक भैंस में कितनी हड्डी होती है तो 206 होती है, आप याद रखना। अगला प्रश्न, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा है? तो मैकमोहन रेखा ये भारत और चीन के बीच है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, भारत चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। ठीक है, याद रखिएगा। भारत पाकिस्तान के बीच तो रेड क्लिफ रेखा ये भारत पाकिस्तान के बीच है, तो ये भी आप याद रखना। रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान, और मैकमोहन रेखा वो है आपकी भारत चीन। अगला प्रश्न, पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने लिखी है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, विष्णु शर्मा। अगला प्रश्न, क्या कहा गया? गैर कानूनी तरीके से किसी कंप्यूटर सिस्टम में घुसना क्या कहलाता है? तो दोस्तों गैर कानूनी तरीके से किसी कंप्यूटर सिस्टम में आप एंटर करेंगे तो उसको कहा जाता है हैकिंग। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, हैकिंग। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, विमुद्रीकरण के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों देखो, ये आप याद रखना, 1978 में जब नोटबंदी हुई तो मोरारजी देसाई थे, और 2016 में जब नोटबंदी हुई तो अपने मोदी जी थे। तो आंसर बी सही होगा, नरेंद्र मोदी 2016 में जो नोटबंदी हुई थी उस दौरान पीएम थे। अगला प्रश्न, क्या कहा गया? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, 21 जून। और सबसे पहली बार योग दिवस कब मनाया गया था? 2015 में मनाया गया था। अगला प्रश्न क्या है? पुलिस स्टेशन में एफआईआर का विस्तृत रूप क्या है? तो एफआईआर क्या होती है? फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। अगला प्रश्न, क्या कहा गया? भारत की मानक समय रेखा 82.5 पूर्वी देशांतर किस शहर के पास से गुजरती है? तो दोस्तों 82.5 पूर्वी देशांतर ये प्रयागराज नैनी से गुजरती है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, ऑप्शन सी। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो ये किसका बनता है? टंगस्टन का बनता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, टंगस्टन का बना होता है। क्लियर, याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया तांबा। अगर कभी क्वेश्चन आए कि मानव ने सबसे पहले किस धातु की खोज की थी, तो तांबे की खोज की थी, ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न, क्या कहा गया? रूस की राजधानी और मुद्रा का सही युग्म कौन सा है? तो रूस की राजधानी मॉस्को है, और यहाँ मुद्रा चलती है रूबल, करेंसी इसकी रूबल है। और रूस जो है ना, ये यूरेशिया का पार्ट बनाता है। यूरेशिया ये एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों में फैला हुआ है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, क्या कहा गया? निम्नलिखित में कौन सा देश क्वाड का सदस्य है और उसकी मुद्रा येन है? तो क्वाड में 4 देश आते हैं आपके, उसमें येन किसकी मुद्रा है? तो येन जापान की मुद्रा है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, जापान। ठीक है, जापान, और जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। ये भी आप याद रखिएगा। क्लियर, याद रखेंगे। क्वाड 4 देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और भारत। येन मुद्रा जापान की है। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहा यूक्रेन की राजधानी क्या है? दोस्तों यूक्रेन की राजधानी क्या है? तो सभी आप जानते हैं यूक्रेन यूरोप महाद्वीप का देश है, और इसकी राजधानी है कीव इसकी राजधानी है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, कीव। अगला प्रश्न, दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? दक्षिण अफ्रीका दुनिया का एक ऐसा देश है जिसकी एक नहीं 3 राजधानी है। अगर इसकी विधायी राजधानी की बात करूं तो वो है आपकी केप टाउन, और प्रशासनिक राजधानी की बात करूं तो वो है प्रिटोरिया। प्रशासनिक हमसे पूछा गया तो इसका आंसर प्रिटोरिया सही होगा। और अगर आपसे पूछे कि न्यायिक राजधानी कौन सी है, तो ब्लूमफॉन्टेन ये न्यायिक राजधानी है। तो ये भी आप याद रखना, दक्षिण अफ्रीका। इसकी मुद्रा एग्जाम में बहुत आती है, रैंड मुद्रा है। क्लियर, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, संयुक्त अरब अमीरात अर्थात यूएई की आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो यहाँ पे क्या चलता है? यहाँ पे चलता है दिरहम। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, यूएई की मुद्रा दिरहम है। अगला प्रश्न, किसी कंप्यूटर नेटवर्क को जाली ट्रैफिक भरकर ठप कर देना साइबर सुरक्षा में क्या कहलाता है? तो दोस्तों अगर आप फर्जी ट्रैफिक भेज के किसी साइट को ठप कर देते हैं तो इसको बोलते हैं डीडोस अटैक। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ सकता है।
क्योंकि आपके उसमें साइबर सुरक्षा का टॉपिक दिया गया है। हो सकता है कि क्वेश्चन आ जाए, किसी कंप्यूटर नेटवर्क को जाली ट्रैफिक से भरकर ठप कर देना, इसको बोलते हैं डीडोस अटैक। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया, साइबर सुरक्षा में फिशिंग का उद्देश्य क्या होता है। दोस्तों फिशिंग मतलब होता है किसी को जाल में फंसा लेना। किसी को जाल में फंसाएंगे तो उसकी जो गोपनीय जानकारी है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। तो उपयोगकर्ता की जो पर्सनल जानकारी है या वित्तीय जानकारी है उसको चुरा लेना, उसको फिशिंग कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, फिशिंग। अगला प्रश्न, उस साइबर हमले को क्या कहते हैं जिसमें हैकर डाटा को लॉक कर देते हैं और उसे अनलॉक करने का फिरौती मांगते हैं। जब भी मैंने कई बार पढ़ाया है, कोई भी ऐसा साइबर अटैक जो आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता हो, आपकी फ़ाइल को लॉक कर देता हो और अनलॉक करने के लिए आपसे फिरौती अर्थात पैसे की मांग करता हो, तो इसको बोलते हैं रैंसमवेयर। ऑप्शन बी आपका सही जवाब, रैंसमवेयर। क्लियर, रैंसमवेयर। अगला प्रश्न, भारतीय गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाली I4C किससे संबंधित है। I4C दोस्तों, भारत में अगर कोई साइबर अटैक होता है तो I4C उस साइबर अटैक को रोकने के लिए मिलकर काम करती है। तो इसका नाम है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। इसकी स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिएगा। फुल फॉर्म आ सकती है इसकी कि I4C क्या है, तो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, और ये भारत में साइबर अपराध समन्वय केंद्र है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, और ये गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। क्लियर। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल का आधिकारिक वेब एड्रेस क्या है। तो दोस्तों साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल का जो वेब एड्रेस है वो है www.cybercrime.gov.in। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। ठीक है, और ये भारत का कौन सा मंत्रालय चलाता है, तो जवाब होगा गृह मंत्रालय। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, भारत में आतंकवाद विरोधी प्रमुख जांच एजेंसी कौन सी है। तो दोस्तों आतंकवाद विरोधी जांच एजेंसी NIA की स्थापना जो हुई थी 2008 में हुई थी। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, 2008। अगला प्रश्न क्या कहा गया, भारत में आतंकवाद से निपटने के लिए UAPA का पूरा रूप क्या है। दोस्तों UAPA 1967 में लॉन्च हुआ था, और ये एक ऐसा अधिनियम है जो भारत की संप्रभुता को अगर कोई खतरा होता है तो ये लागू किया जाता है। तो ये है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न क्या कहा गया, वर्ष 2008 में मुंबई में हुए आतंकी हमले 26/11 से निपटने के लिए किस बल ने ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो चलाया था। तो दोस्तों 2008 में जो मुंबई के ताज होटल पर अटैक हुआ था और उसके लिए ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो चलाया था NSG ने। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, NSG वही अर्धसैन्य वाले जिसको ब्लैक कैट कहा जाता है, ब्लैक कैट। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया है, भारत का कौन सा आंतरिक सुरक्षा बल मुख्य रूप से नक्सलवाद या उग्रवाद से निपटने के लिए तैनात किया जाता है। तो दोस्तों जब भी हम नक्सलवाद की बात करते हैं तो नक्सलवाद से निपटने के लिए हम तैनात करते हैं CRPF 1939 में बना था, और ये भारत में मेनली नक्सलवाद को टैकल करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, CRPF। मैं आपको बता दूं नक्सलवाद को और क्या बोलते हैं, LWE, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। और नक्सलवाद शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, पश्चिम बंगाल से हुई है। ठीक है, दार्जिलिंग जिले से। अगला प्रश्न क्या कहा गया, रॉ भारत में किस प्रकार की एजेंसी है। रॉ जो है एक प्रकार की खुफिया एजेंसी है, और ये बाहरी खुफिया एजेंसी है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, बाहरी खुफिया एजेंसी। अगला प्रश्न क्या कहा गया है, भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए जिम्मेदार सर्वोच्च प्रशासनिक पद कौन सा है। दोस्तों जब भी हम आंतरिक सुरक्षा की बात करते हैं और प्रशासनिक पद की बात करें तो वो होता है केंद्रीय गृह सचिव। ये आंतरिक सुरक्षा के लिए सर्वोच्च प्रशासनिक पद है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी मुख्य रूप से किस बल की है। दोस्तों भारत पाकिस्तान सीमा पर BSF कार्य करता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब, BSF 1965 में बना था, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और ये भारत बांग्लादेश की सीमा पर सुरक्षा का जिम्मेदारी निभाता है। क्लियर। अगला प्रश्न, भारत चीन सीमा पर तैनात रहने वाले केंद्रीय सशस्त्र बल का नाम क्या है। दोस्तों भारत चीन सीमा पर ये ITBP रहती है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, ITBP। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया, भारत का सबसे पुराना अर्धसैन्य बल कौन सा है। तो भारत में सबसे पुराना अर्धसैन्य बल असम राइफल, 1835 में इसकी स्थापना की गई थी, और असम राइफल को कछार लेवी भी कहा जाता है, कछार लेवी। तो ये भी आप याद रखना। ठीक है, कछार लेवी ये असम राइफल का नाम है। अगला प्रश्न, देश के हवाई अड्डों और महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किस सुरक्षा बल के पास होती है। तो जब भी हम बात करें औद्योगिक प्रतिष्ठान तो वो CISF के अंडर में आते हैं। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, CISF।
अगला प्रश्न, सऊदी अरब की राजधानी क्या है? तो सऊदी अरब की राजधानी है आपकी रियाद। रियाद, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, रियाद इसकी राजधानी है। और यहाँ मैं बता दूँ, सऊदी अरब एक ऐसा देश है जिसमें एक भी नदी नहीं बहती है, ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न, यूरोपीय यूनियन के अधिकांश देशों द्वारा उपयोग की जाने वाली साझा मुद्रा का नाम क्या है? दोस्तों, यूरोपीय यूनियन के देश ये यूरो यूज करते हैं, यूरो। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, यूरो। अगला प्रश्न, कंप्यूटर या मोबाइल में अनचाहे और बार बार आने वाले कमर्शियल विज्ञापन या संदेशों को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बार बार जो अनवांटेड मैसेज, कॉल या जो एडवर्टाइज आते हैं उसको बोलते हैं स्पैम। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, स्पैम कहा जाता है। अगला प्रश्न, इंटेलिजेंस ब्यूरो किस मंत्रालय के अधीन कार्य करती है? कई बार आपको बताए हैं, गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करती है इंटेलिजेंस ब्यूरो। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, नेपाल और भूटान की सीमा की सुरक्षा करने वाले बल का नाम क्या है? तो नेपाल और भूटान की सीमा पर कौन रहता है? एसएसबी रहती है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, एसएसबी। तो दोस्तों, ये था आपका मॉक टेस्ट। मैंने आपको 50 प्रश्न कराए हैं, 25-25 के 2 सेट थे ये आपके। बाकी अगले जो प्रश्न होंगे, मैं बहुत सारे प्रश्न लेके आऊँगा, इस तरह के बना रखे हैं सब। तो मेरे साथ बने रहिएगा, फिर मुलाकात होती है, और इसको अच्छे से पढ़िएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।